सभी साथियों को कांकरान भाई का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, अगर आप वीडियो पर आ चुके हैं तो जाने की गलती मत कर देना। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो समझ लीजिए आपका CTET का एग्ज़ाम भी स्किप कर जाएगा। गलती मत करना, बता रहा हूँ, ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। और हाँ, आप मेरा वीडियो 31 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 नवंबर 2025 तक की सारी वीडियो देखिए। उसके बाद निर्णय लेना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, सही लगती है, तो आगे की वीडियो देखना, वरना मत देखना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 4 तारीख में जो मैंने क्लास ली थी, चौथी क्लास, उसमें मेरा उस दिन स्वास्थ्य सही नहीं था। स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से मुझसे वहाँ एक गलती हो गई थी तारीख को बताने में। तो वहाँ 4/11/2025 लिखा तो सही था, लेकिन मैं स्वास्थ्य खराब होने की वजह से जल्दबाजी में बोल गया था 4/11/2026। तो उसे सही समझिए, सही कर लीजिए। वो 2026 नहीं है, वहाँ है 2025। ठीक है, तो ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए एक अपील के साथ, आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। ठीक, धन्यवाद। चलो, तो आज हम जो है अपनी क्लास शुरू करते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड्स की अगली क्लास। इससे पहले हम जो है 7 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 8वीं क्लास है और दिन है आपका शनिवार, बजरंगबली बाबा का दिन है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हमारी 8वीं क्लास है और तारीख भी है हमारी 8 नवंबर 2025। ठीक है, तो समय जाया न करते हुए हम आते हैं अपने मुख्य बिंदु, आज के नेगेटिव टैग वर्ड्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम चर्चा करेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स पर। तो आज का हमारा पहला नेगेटिव टैग वर्ड है नियंत्रित करना या कंट्रोल, अंग्रेजी में बोले तो कंट्रोल, और काबू करना। देखिए, ये सारे नेगेटिव टैग वर्ड हैं, इन पर हम क्रम बाई क्रम से चर्चा करेंगे। देखिए, आपको CTET या CTET के एग्ज़ाम में प्रश्न में या उत्तर के 4 विकल्प या 5 विकल्पों में कहीं भी ये महोदय, ये भाई साहब देखने के लिए अगर मिल जाए ना, उड़ा दीजिए, नेगेटिव टैग वर्ड होगा। ये कैसे होगा देखिए, इसकी थोड़ी सी मैं आपको व्याख्या करके समझाता हूँ। देखिए, अब आप कहेंगे भाई आपने उस दिन तो व्याख्या को जो है नेगेटिव टैग वर्ड बोला, फिर हमें व्याख्या करके क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई वो छोटे बच्चों के लिए है, व्याख्या विधि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए नेगेटिव है, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए या आपको समझाने के लिए ये नेगेटिव टैग वर्ड नहीं है। आप बड़े हैं, आप छोटे नहीं हैं। तो चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। देखिए, नियंत्रित करना, कंट्रोल बोले अंग्रेजी में, ठीक, और काबू करना। देखिए, कोई बच्चा है आपके पास, वो पढ़ने के लिए आ गया। जब बच्चा पढ़ने के लिए आ ही गया है तो क्या आप उसे कंट्रोल करेंगे, उसे काबू में करेंगे? क्या कोई, भाई एक बात बताइए, वो कोई ऐसी मशीन है कि उसे हम कंट्रोल में करके चलाएंगे? नहीं, वो कोई मशीन नहीं है, वो एक बच्चा है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक बच्चा है, और वो जैविक बच्चा है। अब मान के चलिए, हमने पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे गुरुजी हमको पढ़ाया करते थे कि देखिए, बच्चा कोरी स्लेट है, खाली स्लेट है, उस पर आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। भाई नहीं, कुछ गुरुजी कहा करते थे कि बच्चा कच्ची मिट्टी का घड़ा है, आप जैसा आकार चाहे उसे दे सकते हैं। ठीक, लेकिन बच्चा न कोरी स्लेट है, न बच्चा कच्ची मिट्टी का घड़ा है। बच्चा क्या है पता है आपको? बच्चा एक नन्हा पौधा है। नन्हा पौधा यानी छोटा पौधा है। अब उस पौधे को क्या चाहिए? देखिए, उस पौधे को सही वातावरण चाहिए, उस पौधे को सही समय पर खाद, बीज और माहौल। अब मान के चलिए, आपको उसका ध्यान रखना है किस चीज़ से? कोई जंगली जानवर या कोई पालतू जानवर उसे खा ना जाए। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? तो बच्चा कभी भी कोरी स्लेट नहीं है, कि कच्ची मिट्टी का घड़ा नहीं है, बच्चा है आपका एक नन्हा पौधा। तो एक नन्हे पौधे की देखभाल हम किस प्रकार से करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने बच्चे का ध्यान रखना है जो हमारे पास कुछ सीखने के लिए आया है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो आपको उसे कंट्रोल नहीं करना है, उस पर काबू नहीं पाना है, आपको उसे स्वतंत्र छोड़ देना है। जहाँ
नियंत्रित करना नेगेटिव टैग वर्ड है, वहीं स्वतंत्रता देना पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक, तो कभी भी बच्चे को आप ये नहीं कहेंगे ऐ शांत बैठ जा। कुछ टीचरों को मैंने देखा है बच्चों से बोलते हैं तो भाई एक बात बताइए, आप बच्चे को ऐसे बिठा ही देंगे तो क्या उसकी भावनाएं, उसकी कल्पनाशीलता, उसकी जिज्ञासाएं, आपके प्रति प्रेम खत्म नहीं हो जाएगा क्या? क्या वो अच्छे से सीखेगा? फिर नहीं सीखेगा ना। तो ये गलतियां गलती से भी मत करना, ये गलतियां गलती से भी मत करना, रिपीट करके बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे को आपको स्वतंत्र छोड़ना है और बच्चे को स्वतंत्रता के साथ सीखने के अवसर आपको उपलब्ध कराने हैं। अब बच्चा करके, खुद से करके अगर सीख रहा है तो मान लीजिए कि आपकी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से नियमबद्ध तरीके से सही चल रही है। डोंट वरी। ठीक है, तो चलते हैं। अब अभी आपका ये टैग वर्ड समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम आज के अपने अगले नेगेटिव टैग वर्ड्स की तरफ। तो अगला हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है व्याकरण पर बल। भाई व्याकरण पर बल, व्याकरण कोई मान लीजिए कोई ठोस वस्तु तो है नहीं कि उस पर आप बल लगाएं, धक्का दें या बल लगा के उसे उठा लें। अंग्रेजी में बोले तो ग्रामर जोर, मैंने लिखा भी हो पीछे जोर। तो अब एक बात बताइए, व्याकरण पर बल देकर, जोर देकर क्या बच्चे को आप परिभाषाएं रटाएंगे, उसके प्रकार रटाएंगे, है क्या मतलब? या उसे व्याकरण का ज्ञान देंगे, क्या मतलब है? ये क्या तरीका हुआ भाई? ऐसे नहीं करना है। तो कुल मिला के ये है, छोटा बच्चा है सॉरी, तबीयत भी ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, काली मिर्च चबा रहा हूँ गला साफ करने के लिए, हो जाएगा। अब आप व्याकरण की किताब लेके बैठ जाएं। बच्चों किताब निकाल लीजिए, आज हम आपको व्याकरण की तरह पढ़ाएंगे। व्याकरण की तरह पढ़ाएंगे यानी व्याकरण पढ़ाएंगे, क्या मतलब है भाई? बच्चे को आप व्याकरण पढ़ाने बैठ गए तो वो क्या सीखेगा? कुछ नहीं सीखेगा। ये महोदय आपको जहाँ भी बेसिक एजुकेशन के बच्चे से रिलेटेड किसी भी प्रश्न में अगर आपको ये मिल जाते हैं, धड़ाके से उड़ा दीजिए इसे नेगेटिव टैग वर्ड समझ के। ठीक है, अब मान लीजिए प्रश्न में नेगेटिव या नकारात्मक प्रश्न आपसे किया गया है, तो ये हमेशा याद रखना, नकारात्मक का मित्र हमेशा नकारात्मक होता है। जिस प्रकार चोर उचक्कों के साथी भी चोर उचक्के पाए जाते हैं और भद्र पुरुषों के साथी भद्र पुरुष पाए जाते हैं। तो कृपया करके आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी हमें छोटे बच्चों पर व्याकरण थोपनी नहीं है, बलपूर्वक उसका प्रयोग नहीं कराना है, जोर नहीं देना है कि व्याकरण याद करके आएगा, संज्ञा की परिभाषा याद करके आएगा, संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा, विशेषण की परिभाषा, क्रिया विशेषण की परिभाषा एंड उसके प्रकार भी याद करके आने हैं। क्या मतलब भाई? ये नहीं चलेगा। अब व्याकरण पर जोर नहीं देना है, आपको जोर देना है किस चीज़ पर? इस चीज़ पर कि बच्चा क्या चाह रहा है। उसे आपको समृद्ध शैक्षिक माहौल प्रोवाइड कराना है, उपलब्ध कराना है। आपको उसे घर जैसा वातावरण बनाकर देना है। बच्चा क्या चाह रहा है, आपको उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस चीज़ को आपको उसे उपलब्ध कराना है। बात खत्म हो जाती है। अब मेरा मानना ये है कि आपके ये दोनों नेगेटिव भाई साहब ख़त्म हो गए होंगे। तो चलते हैं हम आज के अपने तीसरे नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ। ठीक, अब देखिए, आपको कहीं भी परीक्षा में, परीक्षा हॉल में, परीक्षा भवन में, परीक्षा कक्ष में ये महोदय अंक, ग्रेड, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, अंक बोले तो मार्क्स, ग्रेड बोले तो ग्रेड, ठीक है, उत्तीर्ण बोले तो पास, अनुत्तीर्ण बोले तो फेल, 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 जो भी है। ठीक, अब मान के चलिए किसी प्रश्न में आ जाए कि बच्चे को हम अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ा रहे हैं। काहे का अंक भाई? अंक लाने के लिए जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो ना, छोटे बच्चों को तो छोड़िए, बड़े बच्चों को भी जो अंक लाने का प्रेशर बनाते हैं ना माता पिता, देखिए उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। कोटा में जाके देखिए बच्चे फांसी लगा के मर रहे हैं। इतना डिप्रेशन आप उनको दे रहे हैं कि अंक लाने के लिए आप उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो बच्चा अंक लाने के लिए पढ़ेगा ना तो रोबोट की तरह पढ़ेगा, रट्टा मारेगा 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 और अच्छे अंक ला के आपको दिखा देगा। तो उसके स्किल्स कहाँ डेवलप हुए भाई? उसके कौशल विकास कहाँ हुआ?
स्किल डेवलपमेंट कहाँ हुआ उसका, नहीं हुआ ना। तो बच्चे को अंक के पीछे मत दौड़ाइए, बच्चे को हुनर के पीछे, स्किल के पीछे, कौशल के पीछे जाने के लिए प्रेरित करिए। तो कभी भी अंक लाने का प्रेशर मत बनाइए। मेरे खुद के बच्चे का कक्षा 5 में, क्लास 5th में 42% अंक आए। मन ने तो कोई टेंशन नहीं हुआ, मन ने तो उसको बोला बेटे कोई दिक्कत नहीं, तू अन्य गतिविधियों में अच्छा है या इस गतिविधि में अच्छा है, जिसमें तू अच्छा है, जिसमें तुझे अच्छा लगता है तू वो काम कर, बात ख़त्म। कौन क्या बोल रहा है छोड़, तुझे अच्छा लग रहा है वो कर। बस शर्त ये है कि वो अच्छा लगना नेगेटिव नहीं होना चाहिए, समाज के दृष्टिकोण में, सामाजिक परिवेश में वो गलत नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप चोरी करेंगे, अनुशासनहीनता करेंगे। अनुशासन माना ज़्यादा अनुशासन करना बच्चे को नेगेटिव टैग वर्ड में चला जाता है, लेकिन हाँ परिस्थिति के अनुसार आप उसको नैतिकता का ज्ञान अवश्य देंगे, माहौल बनाते हुए। ठीक है, तो याद रखना बच्चे को ग्रेडिंग के लिए ग्रेड ABCD के लिए नहीं पढ़ाना है किसी से। किसी कोई बच्चा है आपका, अरे तेरे अंक खराब आए, तेरे अच्छे अंक आए, क्या मतलब तुलना कर रहे हो क्या? तुलना तो करनी नहीं है ना। क्यों करनी तुलना? भगवान के द्वारा बनाई हुई सृष्टि, भगवान के द्वारा भेजे हुए बच्चे आप उनमें तुलना करेंगे? अगर तुलना कर रहे हैं तो उसके रचयिता की तुलना, बनाई हुई कृतियों पर तुलना कर रहे हैं, तो आप तो उससे भी बड़े हो गए, तो उसके साथ अन्याय, और वो आपके साथ क्या करेगा फिर? तो ध्यान रखना चाहिए। तो कभी भी बच्चे को अंक लाने के लिए नहीं पढ़ाना है, ग्रेड के लिए नहीं पढ़ाना है। बच्चों को कहना भी नहीं तेरे अंक खराब है या अच्छे हैं, जितने ला रहा है ठीक है। अरे भाई हमें बच्चे को अंक के लिए नहीं, हमें बच्चे के साथ सतत रहना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन उसका करना है। हर चीज़ को उसके को हमें ऑब्जर्व करना है, समझना है और उसे मोटिवेट करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो कहीं भी ये भैया देखने के लिए मिल जाए कि बच्चे को अच्छे अंक लाने के लिए हमें पढ़ाना है, अच्छे ग्रेड लाने के लिए पढ़ाना है, बच्चे के अंक खराब हो गए तो उसे पनिशमेंट देना है। नहीं भाई, उत्तीर्ण करने के उद्देश्य से पढ़ाना है। क्या मतलब उत्तीर्ण करने के लिए? उत्तीर्ण तो मान लीजिए कुछ तो सीखेगा ना। मान के चलिए जब हमने परीक्षा दी इंटरमीडिएट की तो उसमें स्टेप मार्किंग नहीं था। अगर हमारा 20 अंक का कोई सवाल और आंसर गलत है ना तो पूरा उत्तर गलत कर दिया जाता था। क्या मतलब भाई? अरे भाई उसका मेथड तो देखिए, मेथड तो सही है ना। उसने जिस सीक्वेंस में सवाल को किया है, जिस प्रॉपर वे में सवाल को किया है, उसके अंक तो बनते हैं ना उसके, उसे तो दो ना। कैलकुलेशन में गलती होगी तो कैलकुलेशन वाले सवाल उस पार्ट के अंक काट दीजिए, बात खत्म हो जाती है। कि वो कैलकुलेशन में गलत था, हो सकता है उसका पैटर्न सही हो, उसकी अवधारणा सही हो, उसके फंडामेंटल्स सही हो। तो जो भी है उस तरीके से उसका आपको मूल्यांकन करना है, ना कि ये उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का लफड़ा डालना है। ठीक है, अनुत्तीर्ण समझ ही गए होंगे, अनुत्तीर्ण तो महा नेगेटिव में चला गया। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करने के लिए नहीं पढ़ाना है। ये शब्द आपको जहाँ भी परीक्षा के प्रश्न या उत्तर के किसी भी विकल्प, 4 विकल्प हो या 5 विकल्प हो, नेगेटिव है उड़ा दीजिए धड़ाके से। ठीक है, आगे चलते हैं। तुलना और पक्षपात, कंपैरिजन एंड वाइस। जेंडर वाइज भी होता है पक्षपात, एजुकेशन वाइज भी होता है, वाइस भी होता है। ठीक, देखिए तुलना करना बच्चों में, तेरा ये स्तर है, तेरा वो स्तर है, तू लड़का है, तू लड़की है, ये जो तुलना आप करते हैं नहीं करिए भाई। कहीं भी ये शब्द आपको देखने के लिए मिल जाए तुलना या पक्षपात, कि तू होशियार बच्चा है तू इधर बैठेगा, तू कमज़ोर मंद बुद्धि बच्चा है तू उधर बैठेगा। क्यों बैठेगा वो उधर या इधर? बताइए भाई। उसका जो भी एबिलिटी है, उसकी जो भी क्षमताएँ हैं वो गॉड गिफ्टेड है। तो आपको गॉड द्वारा गिफ्ट की हुई चीज़ का अपमान करना है क्या? नहीं करना है ना। तो बच्चे की तुलना कभी किसी से मत करिए, उसके साथ पक्षपात मत करिए, लैंगिक पक्षपात मत करिए, शैक्षिक पक्षपात मत करिए, जातीय पक्षपात मत करिए, सामाजिक पक्षपात मत करिए। कोई भी पक्षपात नहीं करना है। और किसी भी संदर्भ में, किसी भी संदर्भ में तुलना नहीं करनी है, किसी भी संदर्भ में पक्षपात नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है एंड वाइज नहीं करना है। ध्यान रखना, अंग्रेजी में ये शब्द कहीं देखने के लिए मिल जाए उड़ा दीजिए धड़ाक नेगेटिव कैटेगरी में। ये हिंदी में या संस्कृत में या कहीं भी ये ऐसे देखने के लिए मिल जाए उड़ा दीजिए नेगेटिव टैग वर्ड की तरह। ठीक, तो आशा करते हैं 1 2 3 4 नेगेटिव टैग वर्ड आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं हम अब आगे। अब है आपका बंद अंत वाले प्रश्न, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। देखिए इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था ओपन एंडेड प्रश्न, यानी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, जिसका एक से अधिक उत्तर हो
वो मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होता है, और जिसका केवल एक ही उत्तर हो वो बंद अंत वाला प्रश्न होता है। हालांकि आगे की तैयारियों में दोनों की महत्वता है, लेकिन छोटे बच्चे के सामने ऐसा कभी कोई प्रश्न मत रख देना कि उसका एक ही आंसर हो, तो उससे उसकी सृजनात्मकता, तार्किकता का विकास नहीं होगा। उसका क्रिएटिविटी और उसकी लॉजिकल थिंकिंग है ना, उसका आप नाश कर देंगे। तो कभी भी बंद अंत वाले प्रश्न नहीं करने हैं बच्चे से, ओपन एंडेड प्रश्न ही करने हैं। जिस प्रकार मैंने आपको उस दिन उदाहरण दिया था सॉरी, कैसे दिया था, मैथ का उदाहरण दिया था आपको, कि किसी बच्चे से हम पूछें कि भाई भारत की राजधानी, तो एक आंसर है इसका नई दिल्ली। अब पूछें हम बच्चे से 8 को कितनी प्रकार, कोई अंक हम कितनी प्रकार से जोड़ सकते हैं कि उत्तर 8 आ जाए, तो बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। कोई 6+2 बोलेगा, कोई 2+6 बोलेगा, कोई 3+5 बोलेगा, कोई 5+3 बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। तो वो सोचने के लिए मोटिवेट होगा, प्रेरित होगा, और आपको एक से अधिक उत्तर वो देगा। या मान के चलिए आपने उससे बोल दिया कि बच्चों आप अपने परिवार के बारे में कोई 5 वाक्य या कोई 5 शब्द लिख के दिखाइए, तो निश्चित है आप, अगर आप लिख के बता देंगे ये याद कर लीजिए, तो मैं मानता हूँ बंद अंत वाला प्रश्न है। अगर आप बच्चे को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए छोड़ देते हैं और लिखने के लिए बोलते हैं, या ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे या खेलेंगे, आज हम ऐसा कोई काम करेंगे कि अपने परिवार के बारे में 5 शब्द या 5 वाक्य लिख के दिखाएंगे, तो हर बच्चे का उत्तर आप देख लेना अलग होगा। तो हर बच्चे की क्षमता, बौद्धिक स्तर और सोचने का जो उसका तरीका है, हर बच्चे का अलग होगा। तो उसको उसकी क्षमता के हिसाब से या उसकी क्षमता के अनुसार उसे भाई सीखने दो ना, और वो किस क्षेत्र में आगे जाएगा क्या पता है। अगर विविधता नहीं होती तो ये रंगीन दुनिया नहीं होती। अगर सभी को डॉक्टर बना दिया जाता तो इंजीनियर कहाँ से लाते, प्रोफेसर कहाँ से लाते, राजनेता कहाँ से लाते, अभिनेता कहाँ से लाते, टीचर कहाँ से लाते, मिस्त्री कारीगर कहाँ से लाते, आर्किटेक्ट कहाँ से लाते हैं, कहाँ से लाते। तो विविधता जन्म के साथ ही आती है भाई, उसकी रुचि से पता चलता है, उसकी क्षमता ये है। तो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, सीखने के लिए सीखता रहे मेरे भाई, सीखने दो। तो बंद अंत वाला प्रश्न कहीं भी आपको देखने के लिए मिल जाए बेसिक एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में या प्राइमरी एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में, ये नेगेटिव होता है, इसे धड़ाके से नेगेटिव समझ के उड़ा दिया जाए। ठीक, अब चलते हैं हम आज के अगले नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ। कभी भी बच्चे को हमें ज्ञान के स्तर या लिंग के आधार पर समूह में नहीं बांटना है, या उसके लिए कोई ऐसा समूह नहीं बनाना है कि लड़कियों का समूह ये रहेगा, लड़कों का समूह ये रहेगा, उच्च जाति के बच्चों का समूह ये रहेगा, निम्न जाति के बच्चों का समूह ये रहेगा, या होशियार बच्चों का समूह ये रहेगा, मंद बुद्धि बच्चों का समूह ये रहेगा, जो ना होशियार है ना मंद बुद्धि है, जो औसत बुद्धि बच्चे हैं उनका समूह ये रहेगा। क्यों रहेगा भाई? हमें तो समावेशी कक्षा का आयोजन करना है ना, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है समावेशी कक्षा का आयोजन करते समय ये सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। और ये शब्द कहीं भी आपको देखने के लिए मिल जाए, ज्ञान का स्तर, लिंग के आधार पर समूह बनाना, ध्यान रखना नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का मित्र हमेशा नेगेटिव होता है, उड़ा दीजिए धड़ाके से। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। इस पर हल्की चर्चा हम पहली क्लासों में भी कर चुके हैं। तो चलते हैं हम आज के अगले अपने नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ। तो दूसरों से तुलना करना, कंपेयर करना, बच्चे को कंपेयर, ये हम ऊपर ही बता चुके हैं। यहाँ दूसरों से तुलना करना ऐसे भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है। वैसे भी देखो यहाँ भी तुलना आपको मिल गया है, नेगेटिव है, महान नेगेटिव है ये, और यहाँ भी तुलना मिल गया है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ भी तुलना शब्द आ जाए ये जो है नेगेटिव होता है। नियंत्रित, व्याकरण, अंक, ग्रेड, अटरम, जठरम, ये सारे नेगेटिव टैग वर्ड है। तो हमें कंपेयर नहीं करना है किसी भी बच्चे को किसी भी बच्चे से। मैं तो ये कह रहा हूँ समाज को भी एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। जाति के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, किसी के भी आधार पर आपको जो है किसी से भेदभाव तुलना नहीं करनी है। भाई एक बात बताइए, अब हम टीचर हैं, अब हम टीचर ही जाति व्यवस्था को बढ़ावा देंगे तो समाज की स्थिति क्या होगी बताइए। तो हमें तो जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए ना, और उसके लिए जो भी सार्थक कदम हो उठाने चाहिए। तो काहे की तुलना, कोई तुलना नहीं, सब समान है।
हर बंदा जन्म के आधार पर एक ही है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि बदल जाती है कर्म के आधार पर। अब कर्म के आधार पर कोई सामाजिक दायरे में मान के चलिए उसे समाज कहती है उच्च जाति का, विचार और कर्म उसके तुच्छ हैं, तो किस बात का उच्च है भाई, वो निम्न जाति की कैटेगरी में आएगा, बात खत्म। और जिसे समाज कहता है ये निम्न जाति है, हालांकि कौन सी निम्न जाति कोई नहीं, लेकिन समाज कहता है कि ये निम्न जाति है और उसमें उच्च बुद्धि क्षमता अच्छे कर्म वाला बच्चा है, तो भाई वो उच्च जाति का बच्चा है, बात खत्म हो गई। तो कर्म आधार पर निर्धारित होता है आपकी जाति का, न कि जन्म आधारित। ये चीज़ें हटा दो। तो तुलना लिंग के आधार पर नहीं करनी, तुलना किसी भी आधार पर नहीं करनी, तुलना ज्ञान के आधार पर भी नहीं करनी, तुलना और पक्षपात नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ तक क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम आज के अंतिम नेगेटिव टैग वर्ड की तरफ। देखिए आज का अंतिम नेगेटिव टैग वर्ड है आपका परीक्षाओं का आयोजन। ये वो वाली परीक्षा नहीं है आपकी जो मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। ये है आपकी इकाई परीक्षाओं का, हर महीने टेस्ट कराना, हर 3 महीने पर टेस्ट कराना, प्रतिदिन टेस्ट कराना। क्या मतलब है भाई, बच्चे को परीक्षा के बोझ के तले दबाना चाहते हैं क्या आप? तो परीक्षाओं का आयोजन यानी एग्जामिनेशन का आयोजन कहीं भी आप करा रहे हैं तो ये नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है। तो इकाई परीक्षा मैंने लिख भी दिया है, इकाई परीक्षाओं का आयोजन बच्चे के संदर्भ में नहीं करना है। आपको उसे प्रतिदिन स्वतंत्रता के साथ उसके रुचि और उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार स्वतंत्र छोड़ना है सीखने के लिए। आप बस उसको माहौल प्रोवाइड कराइए, संसाधन प्रोवाइड कराइए, रिसोर्स दीजिए उसे, बात ख़त्म। तो बच्चा अपने अनुसार जो भी कर रहा है तो आप उसका सतत बोले तो लगातार, व्यापक बोले तो ब्रॉड, आप उसका व्यापक सतत मूल्यांकन करिए और उसके उस अचीवमेंट को प्रोफाइल में इंक्लूड या संग्रहित करके रख दीजिए, बात खत्म हो जाती है। बच्चा आपकी क्लास से अगली कक्षा में जब जाएगा, देखो हमारी शिक्षा व्यवस्था में अब फेल करने का रूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फेल क्या होता है भाई, आप मान के चलिए आपने कोई एम या लक्ष्य बना लिया और लक्ष्य बना के आपने वहाँ तक जाने का प्रयास किया और आप वहाँ तक जा रहे हैं। अब यहाँ से चले और लक्ष्य है वहाँ, जब यहाँ से चल के वहाँ जा रहे हैं तो एक बात बताइए और आप वहाँ नहीं पहुँच पाए तो लोग कहेंगे कि अनुत्तीर्ण हो गया, विफल हो गया, फेल हो गया। कहाँ हो गया विफल फेल भाई? यहाँ से वहाँ तक जो गया है इतना तो प्रयास किया है ना, इतनी तो ऊर्जा उसने खर्च की है ना, और यहाँ से वहाँ तक जाने में उसने इतने तो अनुभव ले लिए ना, तो इतना अनुभव उसके पास है ना, हो तो गया उसका व्यापक और सतत मूल्यांकन वहाँ तक कि यहाँ से यहाँ तक इसकी क्षमता आती तो यहाँ तक ये आया, तो यहाँ से और वहाँ तक जो गया तो उसने यहाँ तक का लक्ष्य तो प्राप्त किया ना। तो ये चीज़ हमेशा मेरी याद रखना, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अच्छे से गहराई से गहन अध्ययन करने के लिए आप जुड़िए कांकरान भाई से, ठीक है। और हाँ, जो भी साथी, जो भी मित्र, जो भी गुरु यूपीटीईटी या सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें अच्छे से पढ़ना है, और इसी तरीके से मैं सारी क्लासें लूँगा और टोटल कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँगा। आप अगर हमसे जुड़े हैं, हमसे जुड़ेंगे तो निश्चित है सफलता की उड़ान उड़ाएंगे, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो कुछ लोग या कुछ अभ्यर्थी या जो तैयारी कर रहे हो क्या सोचते हैं कि अभी तो हमें आनंद आ रहा है माता पिता की छत्र छाया में या जॉब की छत्र छाया में, जो भी है। तो अब एक चीज़ बताइए, आपके ऊपर एकदम विपत्ति कभी आ जाए तभी आप चेतेंगे? क्यों ना उससे पहले चेत जाए भाई। जो भी हमें उपलब्धि अर्जित करनी है या जो भी पात्रता, जो भी अहर्ता हमें लेनी है तो समय रहते ले लीजिए ना। जैसे जिस प्रकार देखिए, कबीर दास जी का एक दोहा मुझे बड़ा प्रभावित करता है। कौन सा? देखिए, उन्होंने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो समय रहते आप ही चेत जाइए भाई, जब दुख आएगा तभी सुमिरन करोगे, सुख में नहीं करोगे क्या? सुख में सुमिरन कर लीजिए सीटेट का तो दुख नहीं होएगा। जॉब वालों का जॉब और बिना जॉब वालों को जॉब मिल जाएगा,
ठीक है, मेरी बात याद रखना। समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं चलता हूँ। तो साथियों, एक अपील करता हूँ, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, प्रश्न पूछा करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अगली क्लास लेके आएंगे हम अब कल। तो चलते हैं, कांकरान भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।